मैं विश्वजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लांट एकेडमी पर। अभी तक हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन सीख चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर को। सबसे पहले ये समझेंगे व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर क्या है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ वेक्टर को समझना है हम लोगों को। तो देखिएगा, एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, डायरेक्शन हो, ओके, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, एंड वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता हो। क्या करता हो? वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता हो, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। याद रहेगा, ओके। क्या किसे बोलेंगे वेक्टर? ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता हो, उसे क्या बोलेंगे? वेक्टर, ठीक है। आगे कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। अभी हम लोग पहले ये समझते हैं कि वेक्टर एडिशन लॉ क्या है। आप लोग पहले से पढ़ के भी आए होंगे कि अगर कोई ये वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ये होता है और ये होता है हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब देखिए, अगर इस दोनों वेक्टर के बीच का अगर एंगल थीटा हो, इस दोनों वेक्टर के बीच का अगर एंगल थीटा हो, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होता है, ये होता है रूट अंडर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ एंगल थीटा। ये होता है किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वैल्यू, ठीक है। अब एंगल थीटा क्या होगा? तो इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, दैट मीन्स ये एंगल यहाँ पर क्या रहा होगा? थीटा। या ऐसा समझें कि अगर कोई वेक्टर ए है, हमारा ये वेक्टर ए है और ये है हमारा वेक्टर बी, इस दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है, ठीक है, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट यहाँ से बाहर आता है, जो होता है ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर मॉड ऑफ ए प्लस बी चाहिए, दैट मीन्स इस वेक्टर का मॉडुलस चाहिए, तो क्या होगा? रूट अंडर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ एंगल थीटा। याद है, ठीक है। अब देखिए, मॉड ऑफ ए क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पर भी देखे थे कि मॉड ऑफ ए है, तो मॉड ऑफ ए रिप्रेजेंट करता है कि इस वेक्टर का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा इस वेक्टर का, ये मॉड ऑफ ए रहा होगा, ठीक है। इस वेक्टर का जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या रहा होगा? ये मॉड ऑफ बी रहा होगा। इसका मैग्नीट्यूड, अगर ये मैग्नीट्यूड है तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, ये रहा होगा हमारा मॉड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। क्लियर है? एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हम वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए चलें कि तो किसी वेक्टर को, ध्यान दीजिएगा, किसी वेक्टर पर अगर पैरेलली, जैसे किसी वेक्टर पर अगर पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर में नो चेंज होता है। जैसे अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, मान लेते हैं ये वेक्टर बी है, तो इस वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड यहाँ से निकलता है, पता हम लोगों को। अब देखिए, अगर इस वेक्टर बी को पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर दे तो वेक्टर में नो चेंज होगा। अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर क्या होगा? बी ही होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसको आगे बढ़ा दे तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा रहा होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो ये मैग्नीट्यूड होता है हमारा, ये हो गया, दैट मीन्स इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता हो, उसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर एडिशन लॉ क्या है? तो ये वेक्टर अगर ए है और ये वेक्टर बी है अगर, तो ये वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी को बोलते हैं वेक्टर एडिशन लॉ या वेक्टर ट्रायंगल लॉ भी बोलते हैं। या अगर ऐसा समझे कि अगर ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये वेक्टर होगा, इसे हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बोलेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या हो सकता है। जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके आगे समझेंगे और क्या बोलना चाह रहा है ये। जैसे जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं हो, जैसे स्पीड,
स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी करंट को देखें तो करंट के पास डायरेक्शन होता है, लेकिन वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। कौन? करंट के पास डायरेक्शन होता है, लेकिन वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर आगे कुछ और देखते हैं वेक्टर से रिलेटेड। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो एक निश्चित डायरेक्शन में कोई बॉडी कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा होता है ना। तो दैट मीन्स कुछ स्पीड भी है, दैट मीन्स किसी रेट से वो तय भी कर रहा है डिस्टेंस को, और एक डायरेक्शन भी है, इसलिए ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, फिर उसी में बात करें स्पीड की। अगर हम स्पीड की बात करें, दैट मीन्स एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे उसे? स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखिएगा, स्केलर किसे बोलेंगे? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। आ रही बात समझ में? फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो वेक्टर को पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा वेक्टर को फिर से डिस्कस करते हैं। दैट मीन्स दो तरह की बात हो चुका है हम लोगों के पास, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब सपोज दैट ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर अगर मान लेते हैं कि हम लोगों को इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे 50। ठीक है, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो बोल रहे हैं हम लोग, ये एक कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। दैट मीन्स हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस फॉर्म में? तो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है। फिर अगर देखें, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। लेकिन अगर हम इस पर ये बोलना चाहें कि 5i चलते हैं, क्या चलते हैं? 5i। तो 5i का मतलब ये होता है, आई कैप होता है एक्चुअली, 5i कैप है। आई कैप का मतलब ये होता है कि आई कैप एक वेक्टर क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को। फिर जो वाई एक्सिस का डायरेक्शन होगा उसे हम लोग बोलते हैं जे कैप, और जो एक जेड एक्सिस भी होगा हमारे पास, क्या होगा? जेड एक्सिस भी होगा हमारे पास, उसे हम लोग बोलते हैं के। ठीक है, जेड एक्सिस को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। सपोज दैट देखिए, ये एक फिगर बना हुआ है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, देखिए बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पर देखें अगर, तो ये जो हमारा कहलाएगा ये एक्स एक्सिस, ये परपेंडिकुलरली है यहाँ पर, ये वाई एक्सिस। तो इस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर है इसे हम लोग बोलते हैं जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग के कैप से। तो अब एक बात समझ में आ चुका होगा कि आई जे के एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आई रिप्रेजेंट करता है हमारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को, जे वाई एक्सिस के डायरेक्शन को, और के जेड एक्सिस के डायरेक्शन को। सिमिलरली अगर हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक फिर फिगर बनाते हैं। जैसे सपोज दैट ये इसकी बात करने वाले हैं हम लोग, एक ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस का मान लेते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो आई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साइड में वेक्टर क्या होगा? आई कैप। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होगा? जे कैप। जेड एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होगा? के कैप। लेकिन अगर जेड एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन की बात करेंगे तो इधर वाले वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस के कैप। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसके निगेटिव वाले को बोलते हैं हम लोग माइनस आई कैप। वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, निगेटिव वाले को बोलते हैं माइनस जे कैप। अब आप लोगों को समझ में आया होगा, माइनस आई माइनस जे माइनस के। ठीक है, ये निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, ये निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, और ये निगेटिव ऑफ जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब यहाँ से देखिए, फिर अब ये कैप से, ये जो देख रहे हैं आई कैप की, आई किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके पास तो मैग्नीट्यूड नहीं है
हम तो मैग्नीट्यूड की बात नहीं किए, तो मैग्नीट्यूड नहीं है तो आप इसे वेक्टर क्यों बोलते हैं? तो ऐसा नहीं है। आई कैप, जे कैप और के कैप, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसके पास भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, इसके पास भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। कैसे? तो इसकी बात करते हैं। देखिए, एक हमारे पास एक कंसेप्ट होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है हमारे पास? यूनिट वेक्टर का एक कंसेप्ट है। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो देखिए, उसके पहले ये समझ ले कि वेक्टर, वेक्टर क्या है भाई? तो जब कोई वेक्टर जो भी है, तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। ए वेक्टर हो सकता है, वी वेक्टर हो सकता है, सी वेक्टर हो सकता है, ठीक है। ये सारे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से हम लोग। अब मान लेते हैं कि अगर कोई वेक्टर है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ है। अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाए ए मान लेते हैं, तो ये एक वेक्टर है। लेकिन जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो हम लोग उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे? द वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड 1। याद रखिएगा। अब देखिए, अगर ये वेक्टर की बात कर रहा है कि वेक्टर है ये, तो ये तो तय है कि डायरेक्शन तो होगा ही होगा। तो ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 हो, उसे यूनिट वेक्टर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। द वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड 1 is known as यूनिट वेक्टर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अब देखिए, सपोज दैट एक हमारा ये वेक्टर है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को अगर हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है कि इसका एक मैग्नीट्यूड भी है। मॉड ऑफ आई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1, ओके। मॉड ऑफ जे का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 1। मॉड ऑफ के का वैल्यू क्या होगा? 1। तो ये जो देख रहे हैं कि आई जो है, वेक्टर आई जो है, यूनिट वेक्टर आई जो है, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं, एक्चुअल में इसको एक्स एक्सिस को सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं यूज करते हैं, हम लोग इसे बोलते हैं अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब बात समझ में आया होगा कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, उसे यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ओके। अब अगर कोई वेक्टर है ए, तो ए का, अगर कोई वेक्टर है ए, इसका मॉडुलस का वैल्यू ए है। अगर हम चाहते हैं कि ए के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बना दे, मॉड ऑफ ए का, जो मॉड ऑफ ए है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ये कैसे पॉसिबल होगा? तो देखिए, यहाँ से देखिए अगर, तो वेक्टर ए बाय, ये वेक्टर ए है, ठीक है। मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना है? ए है, ठीक है। हम मॉड ऑफ वेक्टर बाय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, ऐसा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी वेक्टर के मॉडुलस में उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जा रहा है। इसी के लिए यहाँ पर देखिएगा कि अगर यूनिट वेक्टर ए है, तो यूनिट वेक्टर ए का फॉर्मूला हो जाता है वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। क्यों होगा ऐसा? देखिए, अगर आपके पास यहाँ पर मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर ए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जब कोई स्केलर क्वांटिटी बाहर आता है मॉडुलस से, ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा मॉड ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए, दोनों कट के क्या हो जाएगा? 1, ओके। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि किसी मॉडुलस से, जैसे मॉड ऑफ 5 ए है, 5 वेक्टर ए है, तो आप 5 को डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं, ये बन जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। जैसे मॉड ऑफ 10 वेक्टर ए है, तो आप यहाँ से 10 को डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए, ओके। अब जैसे मान लेते हैं कि -5 वेक्टर ए है, तो यहाँ से ये बाहर जब निकलेगा तो मॉड से जो भी बाहर निकले वो पॉजिटिव हो जाता है, तो 5 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर कोई स्केलर क्वांटिटी को बाहर निकालते हैं तो वेक्टर को कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं करता है।
जैसे यहाँ पर है कि आपके पास वेक्टर ए बाय -10 होता कोई स्केलर क्वांटिटी, तो मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, तो 1/10 मॉड ऑफ वेक्टर ए बचेगा। सिमिलरली अगर आपके पास वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए का मॉडुलस है, तो ये जो देख रहे हैं आप मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसे जो देख रहे हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये मॉड ऑफ वेक्टर ए बन जाएगा इनटू फिर यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए बचेगा, इसलिए ये दोनों कट के इसका वैल्यू 1 हो जा रहा है। समझ रहे हैं ना बात को आप लोग? नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा मुझे फिर से। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी है, तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है वेक्टर वी, लेकिन ये क्या है? स्केलर है, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर देखिए अगर आपके पास लिखा हुआ है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए लिखा हुआ है, तो ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर किसी वेक्टर के साथ में मॉडुलस लगा दें तो वो वेक्टर नहीं रहता है, वो स्केलर बन जाएगा। लेकिन इसकी बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है मॉड ऑफ वेक्टर बी बाय मॉड वेक्टर बी, ऐसा लिखा हुआ है। तो जब किसी स्केलर क्वांटिटी को मॉड से बाहर निकाल सकते हैं, ये हम लोगों के पास ऐसा है, ठीक है। तो ये मॉड ऑफ वेक्टर बी है, तो ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना। अभी थोड़ी देर पहले बताए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो ये मॉड ऑफ वेक्टर बी डायरेक्टली बाहर निकल सकता है स्केलर होने के वजह से, और ये मॉड ऑफ वेक्टर बी बचा तो ये मॉड ऑफ वेक्टर बी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये वेक्टर बी तो बाहर नहीं आ सकता है, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या बन गया? 1 बन चुका है। ओके, अब बात समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए अगर यूनिट वेक्टर बी की बात करेंगे तो यूनिट वेक्टर बी कैसा होगा? इसका मॉडुलस 1 होना चाहिए। ये कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी के फॉर्म में रहे, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर का एक फॉर्म हो जाता है, इसलिए अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो उसके मॉडुलस से हम लोगों को डिवाइड दे देना है। क्यों? क्योंकि देखिए यूनिट वेक्टर बी है, अगर बी एक का मॉडुलस निकालेंगे तो मॉड ऑफ क्या हो जाएगा? वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो यहाँ से फिर क्या होगा? मॉड ऑफ वेक्टर बी आ जाएगा बाहर, 1 बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो यहाँ क्या बचेगा? मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी कट के क्या हो जाएगा? 1। ओके, तो अब हम लोगों के पास एक फॉर्मूला पहुंच चुके हैं कि यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे भाई? यूनिट वेक्टर बोलेंगे जिसका कि मॉडुलस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना होगा किसी वेक्टर का, जैसे वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए होगा, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर हम बता चुके हैं आई जो है, आई क्या होगा? आई एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। आई कैप को क्या बोलेंगे? आई कैप अ वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर है। जे को क्या बोलेंगे? जे कैप को अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर है। के कैप, के कैप को क्या बोलेंगे? अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और माइनस आई को क्या बोलेंगे? माइनस आई को अ यूनिट वेक्टर इन द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। माइनस जे को क्या बोलेंगे? अ यूनिट वेक्टर इन द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। माइनस के कैप को क्या बोलेंगे? अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब देखिए जनरली अगर एक नोट में लिख लीजिएगा कि अगर ज़रूरत पड़ा डायरेक्शन के लिए, अगर ज़रूरत पड़ा किसी वेक्टर को, तो हम लोग उसके यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो याद यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा, when we need the direction of any vector, when we need the direction of any vector,
डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर वी यूज इट्स यूनिट वेक्टर। याद रखिएगा, अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन का अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब फिर आप समझते हैं, कुछ बातों को समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कि अगर मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस पर है, जैसे एक्स एक्सिस पर कोई वेक्टर है, ठीक है, तो हम लोग उस वेक्टर को बोल सकते हैं 5i -5i, ठीक है, माइनस या फिर 3/2i, कुछ भी बोला जा सकता है। अगर कोई वेक्टर सिर्फ वाई एक्सिस पर है, ठीक है, या तो पॉजिटिव या निगेटिव डायरेक्शन में सिर्फ वाई एक्सिस पर, तो बोल सकते हैं कुछ भी हो सकता है, 6j, 10j, -11j, -12j, ये सिर्फ y के एक्सिस का वेक्टर होगा। अगर z एक्सिस पर का कोई वेक्टर है तब क्या होगा, 12k, 9k, -12k, ये सिर्फ z एक्सिस का वेक्टर है। हाँ, अगर कोई वेक्टर ऐसा है जो एक्स वाई एक्सिस के प्लेन में हो, जैसे मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है जो एक्स वाई एक्सिस के प्लेन में है, या मान लेते हैं जैसे दूसरा एक फिगर बना रहे हैं हम ताकि आपको समझ में आए, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, चलिए इसको छोड़ दे रहे हैं, फिर से हम 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं। जैसे आपके पास एक वेक्टर है इस तरह से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास एक वेक्टर है जो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है, जैसे एक वेक्टर है ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है। ओके, तो अगर कोई वेक्टर ऐसा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस है, अगर कोई वेक्टर ऐसा है जो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका मतलब ये ऐसा रहा होगा कुछ 5i + 2j, दैट मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर के कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर कोई वेक्टर ऐसा है जो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में है, ऐसा भी हो सकता है कि एक वेक्टर ऐसा हो जो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर हो, मतलब ठीक है ना, जो तीनों से कनेक्टेड हो, तो इसका मतलब तीनों से कनेक्टेड है, तो ये जो वेक्टर होगा ये ai + bj + ck, इसका मतलब क्या हो गया, i j k के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास लिखा हुआ है ai + bj, तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि i और j है, इसका मतलब ये एक्स वाई एक्सिस पर रहा होगा, जेड इसमें जेड एक्सिस के कॉम्बिनेशन में नहीं है, दैट मीन्स एक्स वाई प्लेन में रहा होगा ये। ठीक है, अगर कोई वेक्टर मान लेते हैं कि ai - bj भी है, प्लस हो या माइनस हो, तो लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, i और j का, तो ये भी कहाँ रहा होगा, ये भी हमारा एक्स वाई प्लेन में ही रहा होगा। अगर उसी तरह से ai + bk लिख देता है, इसका मतलब i और k का कॉम्बिनेशन है, तो ये कहाँ रहा होगा, तब तो ये एक्स जेड प्लेन में रहा होगा। या फिर aj अब +bk लिख देता है, तो j और k का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तब ये कहाँ रहा होगा, तब ये वाई जेड प्लेन में रहा होगा। आ रही बात समझ में। लेकिन अगर एक वेक्टर ऐसा है जो ai + bj और +ck, इसका मतलब एक्स वाई जेड आई जे के तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है, इसका मतलब एक्स वाई जेड प्लेन में रहा होगा ये। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि कौन सा वेक्टर किस प्लेन में है। अगर सिर्फ ए आई लिखा हुआ है तो कहाँ होगा, तो सिर्फ एक्स एक्सिस पर होगा, या सिर्फ बी जे लिखा हुआ है तो कहाँ है, सिर्फ वाई एक्सिस पर होगा, या सी के लिखा हुआ है तो कहाँ होगा, जेड एक्सिस पर होगा, या आई जे के कॉम्बिनेशन में है तो कहाँ होगा, आई जे के कॉम्बिनेशन में तो एक्स वाई प्लेन में, आई जेड के कॉम्बिनेशन में तो एक्स जेड प्लेन में, आई के कॉम्बिनेशन में है, सॉरी के है यहाँ पर, आई के कॉम्बिनेशन में तो एक्स जेड प्लेन में, और जे के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है तो वाई जेड प्लेन में होगा। इसका मतलब वेक्टर किस लीनियर कॉम्बिनेशन में है आई जे के साथ में, उससे ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेक्टर किस प्लेन में रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है, सारा बात क्लियर आ रहा है समझ में। चलिए, अब जैसे एक वेक्टर है, सपोज दैट मान लेते हैं
ठीक है। एक वेक्टर इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और एक वेक्टर है ये, सपोज दैट ये एक वेक्टर है। तो ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है मान लीजिए ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। ये एक वेक्टर है। तो अगर ये यहाँ पर देखिए ये ओरिजिन है, ये है 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास ये ओरिजिन हो गया, ये एक वेक्टर हो गया। अब वेक्टर क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो अब एक बात समझते हैं। पहला बात, अगर कोई वेक्टर है, मान लेते हैं कि वेक्टर ए है आपके पास, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के एक वेक्टर है। तो ए बी एंड सी, इसका जो है हम लोग ए बी एंड सी को बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट। क्या बोलेंगे, स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, ए बी सी। अगर कोई वेक्टर लिखा हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 5k, तो इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, 2 माइनस 3 5। अगर कोई वेक्टर लिखा हुआ है आपके पास 5j प्लस 3k माइनस 8j, ऐसा भी हो सकता है, आई जे के इधर उधर लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी इसका स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, 5 3 माइनस 8। अब देखिए x के डायरेक्शन का स्केलर कंपोनेंट क्या होगा 5, y के डायरेक्शन का स्केलर कंपोनेंट क्या होगा -8, और z के डायरेक्शन का स्केलर कंपोनेंट क्या होगा +3, दैट मीन्स 3, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि स्केलर कंपोनेंट किसे बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा फिर, अगर स्केलर कंपोनेंट अगर हम लोगों का क्लियर हो चुका है, अब एक बात समझना है कि अगर कोई वेक्टर है हमारा, जैसे ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है, तो ये एक वेक्टर है अभी, ओके। यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा, एक फिक्स है, वेक्टर किसी एक डायरेक्शन में जाएगा। तो मान लीजिए कि ये एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा भाई। तो अगर ये वेक्टर ए है तो इसके लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसके मॉडुलस से। दैट मीन्स किसी वेक्टर का जो मॉडुलस होगा उस वेक्टर का लेंथ देता है, ठीक है। तो ये लेंथ कितना होगा, अगर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है तो ये लेंथ हो जाएगा √A² प्लस B² प्लस C², या उस वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा √A² प्लस B² प्लस C²। अगर कोई वेक्टर है, मान लेते हैं कि ये वेक्टर है ए आई माइनस बी जे, ठीक है। अब इस वेक्टर का लेंथ क्या होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा। तो अगर फिर मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए ही है, तो इस वेक्टर का लेंथ क्या होगा, मॉड ऑफ ए होगा। मॉड ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, √A² प्लस B² होगा, ठीक है। अगर कोई वेक्टर है, मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है ये है आपके पास xi माइनस yj प्लस z के एक वेक्टर है, ठीक है। इसे हम लोग वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस वेक्टर का लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा भाई, तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे मॉड ऑफ ए से भी क्या होगा √, तो जब माइनस भी रहेगा तो ये x² प्लस y² प्लस z² ही इसका लेंथ होगा या इसका मॉडुलस होगा, ठीक है। तो अब बात समझ में आ रहा होगा कि मॉडुलस ऑफ द वेक्टर क्या हो रहा है, ओके। अब एक बात समझना है कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों हो जाता है, किसी वेक्टर का मॉडुलस जो है, अगर वेक्टर ए है हमारे पास, वेक्टर ए है आपके पास ए आई प्लस बी जे, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये वेक्टर ऐसा रहा हो, है ना। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर ये वेक्टर है, इस वेक्टर को पैरेलली मान लेते हैं कि पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लेके आ जाए, ठीक है। अगर किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देंगे तो वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आता है। अगर ये यहाँ पर वेक्टर ए है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, ये वेक्टर ए ही रहेगा। या मान लेते हैं कि इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके हम यहाँ भेज देते हैं तो भी ये वेक्टर क्या होगा, ए ही रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर किसी वेक्टर को पैरेलली कहीं शिफ्ट किया जाए तो वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। अगर हाँ,
अगर एक वेक्टर है, मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है a, ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें 5 वेक्टर ए से गुना कर देंगे तब क्या होगा, तब इफेक्ट होगा। किसी स्केलर से गुना कर देंगे तो ये वेक्टर अपने आप से 5 गुना बड़ा हो जाएगा, दैट मीन्स ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप गुना कर देते हैं वेक्टर a/2, अब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये वेक्टर ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर a/2 किए हैं इसका मतलब ये वेक्टर अपने आप का आधा हो जाएगा, तो इससे आधा बन जाएगा, ये हाफ ऐसा हो जाएगा। ओके, अगर मान लेते हैं कि हम वेक्टर a की जगह अगर बना दें माइनस वेक्टर a, तो निगेटिव से जब गुना करेंगे तभी डायरेक्शन इसका इधर था, तो जैसे निगेटिव से गुना होगा तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। दैट मीन्स निगेटिव नंबर से गुना करने से वेक्टर वैसा ही रहेगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है हम लोगों को, ठीक है, क्लियर है। समझते हैं पोजीशन वेक्टर। ओके, देखिएगा पोजीशन वेक्टर क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट वेक्टर है और सवाल को बनाने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं और क्वेश्चंस में ये मेंशन रहेगा पोजीशन वेक्टर। तो देखिए एक हमारे पास वेक्टर होगा और एक हमारे पास पोजीशन वेक्टर होगा, तो पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई वेक्टर है a और एक वेक्टर है b, तो हम लोग इसको बोलते हैं वेक्टर ए बी, ठीक है। ये कहलाता है इसका इनिशियल पॉइंट, ओके, ये क्या कहलाएगा इसका इनिशियल पॉइंट, और ये कहलाता है हमारा टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। चलिए अगर कोई वेक्टर ऐसा हो, अगर कोई वेक्टर ऐसा हो, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है। अगर ये वेक्टर है कोई, ठीक है, और ये ओरिजिन से कनेक्टेड है o और ये p, तो p पॉइंट मान लेते हैं कि a1 b1 c1 है। तो पॉइंट p का जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ध्यान रखिएगा, पोजीशन एक मिनट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p क्या होगा, तो अगर कोई वेक्टर हो, कोई पॉइंट हो, उसे पोजीशन वेक्टर अगर बनाएंगे तो वो वेक्टर ओरिजिन उसका क्या बन जाएगा, जल्दी से बताइए, इनिशियल पॉइंट, और जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p जो है वो होगा वेक्टर OP, और वेक्टर OP को लिखेंगे हम लोग a1i प्लस b1j अब प्लस c1k, ऐसा लिखेंगे। आई बात समझ में। दैट मीन्स अगर पोजीशन वेक्टर की बात करेगा तो हम समझ जाएंगे कि कोई पॉइंट है जो ओरिजिन से कनेक्टेड है। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, कोई पॉइंट है m, ठीक है, और ये पॉइंट है o, तो OM क्या होगा, OM क्या होगा जल्दी से बताइए। तो OM होगा, OM क्या होगा, वेक्टर OM क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट M, क्या बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट M, ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट M होगा वेक्टर OM। अगर ये वेक्टर पॉइंट M मान लीजिए x y z है, तो वेक्टर OM क्या होगा, xi प्लस yj प्लस z के, ये पॉइंट M का पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। अब सपोज दैट मान लेते हैं कि ऐसा लिखा रहे, if the position vector of point A is 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है किसका, किसी पॉइंट A का। तो अब आप समझ जाइएगा कि ये कहीं ना कहीं ये XYZ रहा होगा, तो ये कोई वेक्टर रहा होगा, वेक्टर OA, वेक्टर OA रहा होगा, जहां पर कि पॉइंट A जो रहा होगा, पॉइंट A रहा होगा 2 माइनस 3 4, ऐसा रहा होगा पॉइंट A। अब बात समझ में आया होगा कि अगर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो उससे पॉइंट बना सकते हैं। दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर से हम लोग, पोजीशन वेक्टर से हम लोग पॉइंट निकाल सकते हैं, और या फिर पॉइंट से हम लोग पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। जैसे अगर लिखे द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 माइनस 3 माइनस 2 क्या होगा, तो हो जाएगा i
-3j -2k, ठीक है। हाँ, एक और ऐसा भी लिख सकते हैं, द पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर 4i -3j + 8k, ठीक है। 4i - 3j + 8k का जो पॉइंट होगा, इस पोजीशन वेक्टर का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 4 - 3 8, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब इसके आगे पोजीशन वेक्टर के आगे भी बहुत सारा डिस्कस करेंगे, इसके पहले कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ठीक है। अब ये सारा फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर सीखेंगे, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर सीखेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे, ठीक है। बहुत सारा कुछ सीखेंगे हम लोग। चलिए धीरे धीरे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।